बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो ज़रा सख्त है और ज़्यादा सख्त है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन मैं बात मुझे ये करनी है और अल्टीमेटली किसी को तो करनी पड़ेगी और कहीं से तो बात शुरू होगी। तो बात शुरू करते हैं। सरीना ईसा के आंसू नज़र आए सुप्रीम कोर्ट में सबको, लेकिन उन बच्चियों के आंसू नज़र नहीं आए जिनकी माओं को मार दिया गया मॉडल टाउन में और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। सरीना ईसा को इंसाफ मिल गया है और वो इस इंसाफ से खुश भी हैं। साना मॉडल टाउन वालों को नहीं मिला और वो आज तक रोते हैं। वो आंसू बहा बहा के थक गए, लेकिन यहां दो आंसू काम कर गए। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है ना, वो 128 मुल्कों में से 120वें नंबर पे है। ये WJP की रिपोर्ट आती है हर साल, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और ये होता है जी इसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। वो ये बताता है कि किस मुल्क के अंदर निज़ाम अदल बेहतर काम कर रहा है। निज़ाम अदल क्योंकि आज़ाद होता है, उसके ऊपर किसी का असर नहीं होता, तो जज साहिबान, बेंच और बार और वकला ये जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। निज़ाम अदल के लिए ना कोई हुकूमत जिम्मेदार है ना कोई और, खुले डुल्ले अपना काम कर रहे हैं, करें मजे से। तो पाकिस्तान माशाल्लाह 128 में से 120वें नंबर पे है। लेकिन ये वाला फैसला पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें लीड करना चाहिए था बॉटम से, हमें सबसे आखिर में होना चाहिए था, सबसे बदतरीन अदलिया हमारी होनी चाहिए थी, ये लोग कह रहे हैं। और इसके ऊपर बात हो रही है। जिस वक्त जर्मन फौजें अटैक कर रही थी ना दूसरी जंग अजीम में और लंदन पे बमबारी हो रही थी, तो विंस्टन चर्चिल ने पता क्या कहा था? उसने अपने मुशीरों से ये पूछा था कि क्या हमारे राज में या हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में अदालतें इंसाफ कर रही हैं? उन्होंने कहा जी कर रही हैं। कुछ नहीं होगा, अगर इंसाफ होता रहेगा तो कुछ नहीं होगा, हम मुकाबला कर लेंगे। अब वो जो असासे जिनका जवाब मांगा गया था उनका जवाब नहीं आया, बल्कि अब जवाब मांगा भी नहीं जा सकता। काजी फायद ईसा साहब सुरखरू हो गए हैं, जैसा कि पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग सुरखरू होते हैं, और वो बतौर मुल्जिम जज के तौर पे वहाँ मौजूद थे, लेकिन अब वो बाकायदा अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा कर रहे हैं। अगले साल जो है काजी फायद ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उसमें जो सबसे ज़्यादा खुश होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को काजी फायद ईसा साहब बतौर जज बहुत पसंद हैं। वो उनकी तारीफ़ करते रहते हैं और माजी के कुछ केसेस में मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई बुरी खबरें उनकी अदालत से नहीं आई। और रिफॉर्म्स तो हो नहीं सकती जुडिशरी में इस वक्त, क्योंकि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, और रिफॉर्म्स हों भी कैसे? इस निज़ाम के अंदर कोई होने भी नहीं देगा। ये निज़ाम बेनिफिशरी है इस किस्म की जुडिशरी का। सवाए अफगानिस्तान के इस खित्ते के तमाम ममालिक की जुडिशरी पाकिस्तान से बेहतर है। यानी अफगानिस्तान को आप निकाल दें तो बाकी सारे जितने मुल्क हैं इस खित्ते के अंदर, सबकी जुडिशरी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इंडिया, आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आपका ईरान, श्रीलंका, सारे मुल्कों की जुडिशरी पाकिस्तान से, सेंट्रल एशिया, तमाम मुल्कों की जुडिशरी पाकिस्तान से बेहतर है। और ये एक NRO टाइप का फैसला इसको लोग करार दे रहे हैं और इसकी मिसालें आइंदा लोग पेश करेंगे। ख़ास तौर पे जो जजेस साहिबान हैं वो ये कहेंगे कि क्योंकि ये एक फैसला था लिहाजा अब हमें कोई नहीं पूछ सकता। एक लेटर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर सवाल है। मिस्टर जस्टिस पाकिस्तान, हैरत ज़दा हूं, उलझन का शिकार हूं, मायूस हूं, हर चीज से मेरा ईमान उठ गया है, अश्कबार हूं, या ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले फहम है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा। मुझे गुज़िश्ता चंद दिनों में इन कैफियत से गुजरना पड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम मैं अपने जज्बात की सही अक्कासी कर पा रहा हूं या नहीं। सबसे पहले मुझे एक कानूनी माहिर की ज़रूरत है। अगर इस पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ है तो मुझे यह बताने के लिए कानूनी माहिर चाहिए कि हमारे मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले में किसको मुल्क के कानून से बालातर रखा गया है। एक जज से कहा गया था कि वो इस मुल्क के कानून के मुताबिक बैरून मुल्क अपनी बीवी की जायदाद के वसाइल पर वजाहत करे। बीवी शौहर को बचाने के लिए फरीक बन जाती है। अदालती निज़ाम में मुकदमा मरकजी हैसियत हासिल कर लेता है। मुअज़्ज़िज़ बेंच केस को सुनता है, फिर अचानक एक गैर तफसीली फैसला आता है। मुअज़्ज़िज़ अदालत का फरमान है कि रियासत को मज़कूरा जायदाद की खरीदारी की मनी ट्रेल देखने का कोई इख्तियार नहीं।
यानी जो बैरून मुल्क असासे बने हैं, जज साहब की वाइफ ने बनाए हैं, उन असासों को कैसे बनाया गया ये चेक करने का हुकूमत को या रियासत को कोई इख्तियार हासिल नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि अगर ये जायदाद बीवी की है तो वो जज की बीवी होने की वजह से इस्तिस्ना, यानी इस्तिस्ना ये होता है कि कानून जो है वो उसको पूछ नहीं सकता, इस्तिस्ना से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं। क्या वो ऐसा कर सकती हैं? और अगर इस प्रॉपर्टी की तफ्तीश नहीं की जा सकती क्योंकि ये जज की है, तो फिर ये क्यों हुआ कि हर वक्त मुल्जिम जज मलकियत से इनकार करते रहे? बीवी को इस केस में फरीक होने की इजाज़त क्यों दी गई? मुझे मालूम है कि इस सवाल के जवाबात मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में नहीं, क्योंकि ये तो कब का मर चुका है। फैसले के इन दो पहलुओं ने मुल्क के जजों को मौसर तरीके से आज़ादाना ये इख्तियार दे दिया है कि वो अब अपने फैसलों की ताकत को, या दूसरे लफ्ज़ों में अपने सरकारी ओहदे को इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी रकम कमाने या बनाने के मंसूबों में मुलव्विस हो जाएं। साफ है कि इस फैसले ने जजों के अहले खाना को असासों के लिहाज से मुल्क के हर कानून से बालातर कर दिया है। यानी अब जजों के खानदानों को नहीं पूछा जा सकता कि उन्होंने असासे कैसे बनाए। लिहाजा अब से अदलिया के मेंबरान वो ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हो सकते हैं, रकम और असासे कमा सकते हैं। कानून के जरिए चाराजोई का खौफ खत्म हो चुका है, अब वो नहीं रहा। और अगर वो ऐसा कुछ करें या ऐसा कुछ कमाएं तो उस पैसे को अपने खानदान के मेंबरान के नामों पर मुंतकिल कर सकते हैं, और इसमें अब कोई खौफ नहीं रहा। कानून इस मामले में जिस तरह निज़ाम अदल ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया है वो बहुत दिलचस्प है। गेम का आगाज़ इस वक्त होता है जब मुअज़्ज़िज़ जज साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस को तकनीकी बुनियाद पर नाकिस करार दे दिया जाता है। सदर की हिम्मत कैसे हुई, ब्रैकेट के अंदर, किसी भी मनफी नतीजा को रोकने के लिए FBI को उस वक्त हुक्म दिया गया था जब यह फैसला आया था मुख्तसर, कि वो असासों के बारे में इंक्वायरी या तफ्तीश करें और रिपोर्ट पेश करें। जब FBI ने फैक्चुअल रिपोर्ट पेश की तो कुछ लोग ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि FBI पर ऐसी रिपोर्ट पेश करने के लिए जरूर कोई प्रेशर था। इसके बाद अदालत में मामला मुतल्लिका अफराद की कशमकश के जरिए इतना गड़बड़ा गया, इतना गंभीर हो गया कि जो असल मामला था कि असासे कैसे बने, मनी ट्रेल कहां है, वो अवाम की नजरों से ओझल हो गया। और वहां बात क्या होना शुरू हो गई, पॉलिटिसाइज हो गया पूरा का पूरा केस। कोई भी शख्स कानून से बाला नहीं हो सकता। जो भी शख्स अपने आप को कानून से बालातर समझेगा वो तबाह हो जाएगा, और पाकिस्तान का निज़ाम अदल तो तबाह हो ही चुका है। इसकी इब्तदा मुल्क के लोगों का एतमाद खोने से हो चुकी है। लोगों को इस मुल्क के निज़ाम अदल पर अब एतमाद नहीं रहा। ये शानदार लिबास, झंडे वाली लंबी लंबी गाड़ियां, पगड़ियों वाले शुरफा और कई कई सफ़ों पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले इस एतमाद को बहाल नहीं कर पा रहे, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ उसी वक्त हलाक हो गया था जब सियासी बदउनवानों की सरपरस्ती में उनके गुंडागर्द अनासर ने उसकी मुकद्दस इमारत के ऊपर हमला कर दिया था। निज़ाम इंसाफ उस वक्त मर गया था जब एक सियासतदान के मामले की समाअत करने वाले जज को उसके बेटे के साथ कत्ल कर दिया गया। निज़ाम इंसाफ उस वक्त मर गया था जब उसके अंदर मलिक कयूम जैसे जज शामिल हुए, और ये उस वक्त मर गया था जब हमारे सियासतदानों ने जजों पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू किया। निज़ाम अदल उस वक्त मर गया जब यके बाद दीगरे मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहिबान रियासत के उमूर चलाने में शामिल हो गए। ये निज़ाम अदल उस वक्त मर गया था जब जजों ने अपने फैसलों की बजाय जुबानों से बोलना शुरू कर दिया। जब चीफ जस्टिस ने बार के मेंबरों की मदद से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तहकीकात से रोका तो निज़ाम इंसाफ का कत्ल हो गया। निज़ाम अदल उस वक्त दम तोड़ गया जब जजों ने जाती वजूहात की बिना पर अज खुद नोटिस लिया, ना कि आईनी वजूहात की बिना पर। अदालती कमरों और बालाखिर अपने ऐवानों में वकला ने जजों पर हमले किए, और हर हमला करते वक्त हर बार निज़ाम इंसाफ का कत्ल हुआ है। निज़ाम अदल उस वक्त मर गया जब वकला ने अस्पताल के ऊपर हमला कर दिया और वहां डॉक्टरों को मिलने के लिए आने वाले मरीजों को कत्ल कर दिया। निज़ाम इंसाफ उस वक्त खत्म हुआ जब एक मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस एक सियासी खानदान के तनाज़ा में इंसाफ देने की बजाय सालिस बन गए। जब इंसाफ दौलतमंद ताकतवर लोगों के घरों तक पहुंचा तो उसकी मौत हो गई। निज़ाम अदल उस वक्त मर गया जब वो पैसों के लालच में गुलाम बन गया था।
मजबूत और बाअसर अफराद के जराइम और गलत कार्यों के लिए गैर मुनसिफाना और गैर जरूरी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए निज़ाम अदल का मुतअद्दिद बार कत्ल हुआ है। इंसाफ का कत्ल उस दिन भी हुआ जब कैमरे के सामने ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार को कुचलने वाला ताकतवर सियासतदान बाइज्जत बरी हो गया था। निज़ाम इंसाफ तब भी मरा जब एक सजा याफ्ता मुजरिम को जेल से निकालकर जाती गारंटी पर मुल्क से बाहर इलाज के लिए भिजवा दिया गया और फिर वो ताकतवर शख्स कभी लौट कर नहीं आया। जबकि इसी दौरान जब ये सारे इंसाफ हो रहे थे, इंसाफ का बार बार कत्ल हो रहा था, गरीबों की फरियाद को लगातार नजरअंदाज किया गया। मिस्टर जस्टिस, पाकिस्तान में इंसाफ मुल्क के लाखों मजलूम लोगों की खिदमत करने से पहले मर चुका है। निज़ाम अदल को किसी ने बाहर से आकर नहीं मारा, बल्कि ये अपने अंदर से लगने वाली चोटों से मरा है। ये अपने अंदरूनी कैंसर के नासूर से मरा है। निज़ाम अदल तवील अरसे से मरा पड़ा है, यहां तो बस उसका एक गला सड़ा जिस्म पड़ा है। ये एक एडमिरल रिटायर मोहम्मद अफजल ताहिर साहब की एक तहरीर थी, मैंने आपको उर्दू में पढ़ के सुना दी है। अगर किसी को समझ आए तो वो बताइएगा कि क्या आप पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुतमईन हैं, और अगर हैं तो क्यों। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।